पोर्शन रहेगा केमिस्ट्री वाला वो पूरा कर लेते हैं, फिर हम जो है एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए एनवायरनमेंट केवल आज ही आज पढ़ाने वाला हूं, मंडे को हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो आपको बस गोली की तरह छापना मेरे साथ में, बहुत सारे फैक्ट लेकर आए हूं आपके बीच में, आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके हर फैक्ट को आपके सामने पेश करने वाला हूं। ठीक है, पहले हम जो हमारा केमिस्ट्री का आपके 15 मिनट रह गया उसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा कल हम जो है, आपको याद होगा हमने लास्ट जो लिखा था वो पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में हमने नोट कर लिया था। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो आपको मैंने KNO3 जो उसके बारे में लिखा देता। अब लिखिए आप बॉक्साइट, क्या लिखोगे? बॉक्साइट। कल वाले कोई आए करना है, लिखिए बॉक्साइट। कल हम पढ़ रहे थे आपके जगह प्रमुख रासायनिक आपके जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको लास्ट जो लिखा है वो पोटेशियम नाइट्रेट लिखा है, जो आपके सोरा जो है साल्ट पीटर सोरा के बारे में लिखा है, कर पाउडर बोलते हैं उसको, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज लिखेंगे बॉक्साइट। नोट करना बॉक्साइट। लिखिएगा बॉक्साइट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखिएगा Al2O3.2H2O। मतलब कि इसमें कितने पानी के अणु है? इसमें 2 पानी के अणु है ना, तो डाइहाइड्रेट लिखना। यह क्या है? यह डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट एल्यूमिना है। देखो जो Al2O3 होता है ना इसको एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो Al2O3 होता है इसको एल्यूमिना कहते हैं ना, इसको एल्यूमिना बोलते हैं। और जो ये Al2O3.2H2O है इसको क्या बोलते हैं? इसे डाइहाइड्रेट एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रेट एल्यूमिना बोलते हैं। कभी आपसे पूछ ले कि एल्यूमिनियम जो है वो किससे प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम इससे प्राप्त होता है। लिख लो यहीं पर। कभी आपसे पूछ लेना कि जो एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का लिखना, एल्यूमिनियम का है एक्स क्या है लिखना, एल्यूमिनियम का एक्स पूछूं आपसे क्या है, और जो है लिखना जिससे एल्यूमिनियम बनता है लिखना, वो इससे मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, Al2O3.2H2O। पानी के अणु कितने इसमें? 2 पानी के अणु है, 2H2 होगा। गुड इवनिंग आप सभी को, राधे राधे आप सभी को। पढ़ने पर ध्यान दो, कंटेंट बहुत सारा, टाइम बहुत कम हमारे पास में, इसलिए पढ़ने पर आपको ध्यान देना। ठीक है, Al2O3.2H2O इसका फॉर्मूला हो गया, बॉक्साइट कहते हैं इसको। Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं, और एल्यूमिनियम का पूछना, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? वो मेटल हमें इससे प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखिए आप, अब लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा FeS2। नेक्स्ट लिखिए FeS2। ये नाम सुना है आपने? FeS2 लिखिए। इसे बोलते हैं ना Fe का मतलब होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। ठीक है, और जो FeS2 होता है इसे बोलते हैं आयरन पायरेट लिखना, इसे बोलते हैं आयरन, आयरन पायरेटेज। ठीक है, और पूछो इसे, इसी को बोलते हैं मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना कहते हैं इसको ना, ये सोने की तरह दिखता है पर सोना होता नहीं है। ठीक है, इसको मूर्खों का सोना बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं, ठीक है, इसकी चमक सोने की तरह होती है पर सोना होता नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना बोलते हैं। आयरन पायरेट इसका मतलब है, आयरन पायरेट का मतलब लिखना, पायरेट नहीं आयरन पायरेट लिखना, आयरन पायरेट, आयरन पायरेट। ठीक है, FeS2 लिखिएगा, FeS2 आयरन पायरेट मूर्खों का सोना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लिखिए लिखना, क्लोरोफॉर्म तो लिख चुके हम लोग, बेहोशी के लिए काम आता है, याद है आपको? देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को फ्रियोन कहते हैं। आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ना, वो किसके लिए हुआ था? CFC को बैन करने के लिए हुआ था। यह ओजोन परत में क्षय करती है, इसको हम आज पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। अभी तो आप इसका फॉर्मूला लिख लो कि भाई फॉर्मूला पूछे आपसे, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर पूछ ले आपसे तो लिख देना CCl2 लिखना, CCl2F2 जो है ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 CFC का फॉर्मूला होता है, इसी को फ्रियोन कहते हैं, ये आपको ध्यान है। इसके क्या इसमें समस्या है वो आगे पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, ये नोट करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 होता है, ये आपके फ्रियोन बोलते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, अब लिखिए आप लोग मिश्र धातु, 3-4 मिश्र धातु पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखना मिश्र धातु, मिश्र को बोलते हैं अलॉय मेटल। दो आपके दो या दो सारी धातु आपस में मिलती है, क्या बनता है? मिश्र धातु बनती है, अलॉय मेटल बनता है। लिखिएगा, इसको बोलते हैं अलॉय। ठीक है, एक तो जानते हो आप लोग पीतल, अरे पीतल ध्यान में, ब्रास, इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं इसको। ठीक है, अरे पिताजी याद करो, पिताजी याद करो, P फॉर पीतल हो गया, ता फॉर तामा, तो तामा है इसके अंदर, प्लस G फॉर जिंक, जिंक है इसके अंदर। तामा लिखना Cu बोलते हैं, जिंक को बोलते हैं आपके जेड। तो पीतल में क्या होता है? पीतल में Cu प्लस जेड होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। ठीक है, पिताजी से आपको ध्यान रखना है। सेकंड लिखेगा कांसा, सेकंड लिखिए कांसा, इसको बोलते हैं ब्रोंज, होता है ब्रोंज मेडल होता है ना, कांसा ब्रोंज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें लिखना, देखो इसको बोलते हैं Cu प्लस जेड, तामा प्लस जिंक पिताजी होता है। ठीक है, तामा प्लस जिंक पिताजी होता है, और लिखना तामा प्लस टिन पूछे आपसे Cu प्लस Sn। टिन को ना इंग्लिश में हम जो है टिन को केमिस्ट्री के अंदर Sn लिखते हैं। ठीक है, तो पीतल तो हो गया तामा प्लस जिंक, और कांसा हो गया तामा प्लस टिन, Cu प्लस जेड पीतल हो गया, Cu प्लस Sn कांसा हो गया, ब्रोंज हो गया। इसको ब्रास कहते हैं, इसको ब्रोंज कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट तो लिख लो, एक लास्ट में जर्मन सिल्वर, ये बड़ा आता है एग्जाम के अंदर। लिखिएगा थर्ड लिखना जर्मन सिल्वर। देखो इसके नाम में क्या है? इसके नाम में सिल्वर है, पर ये बनता सिल्वर से नहीं है। ठीक है, इसके नाम में क्या है? नाम में सिल्वर है, पर ये सिल्वर से बनता नहीं। एग्जाम में यही पूछता आपसे कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 तांबा, ऑप्शन नंबर 1 कॉपर, ऑप्शन नंबर 2 निकल, ऑप्शन नंबर 3 आपकी जिंक, ऑप्शन नंबर 4 आपका ये चांदी। जानना इसमें Cu होता है, इसमें Ni होता है, इसमें Zn होता है। ठीक है, Cu Ni Zn, Cu का मतलब क्या होता है? तांबा, कॉपर बोलते हैं इसको, कॉपर कहते हैं तांबा। ठीक है, Ni होता है निकल, और Zn होता है जिंक। तो ये पॉइंट आप लिख लो यहां पर ना, इसमें चांदी नहीं होती है, इसमें सिल्वर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें सिल्वर नहीं होता है, नोट कीजिए, अलॉय मेटल। राधे राधे सभी को, फटाफट लिखो ना, थोड़ा फटाफट हाथ चलाओ अपना। ठीक है, देखो कोई भी एक भी वर्ड ऐसा नहीं आएगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण ना हो, बस थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। यकीन मानना, मैं खुद सपोर्ट से खड़ा हुआ है ना, यहाँ में जो खड़ा हूँ सपोर्ट से खड़ा हुआ हूँ, मैं बेल्ट बांध के खड़ा हुआ हूँ, कमर में बेल्ट बांध के खड़ा हुआ हूँ आपके सामने, छुट्टी नहीं कर रहा, खड़ा हुआ हूँ आपके सामने। तो बस आप तो ध्यान से हर पॉइंट को लिखते जाओ। ठीक है,
बेटा लिख दिया ना। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर फूल्स गोल्ड जो है उसके बारे में बताइए, मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर, वही तो लिखा आपके सामने FeS2, FeS2 ये था ना, इसी को बोलते हैं फूल्स गोल्ड है ना, इसी को मूर्खों का सोना बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं फूल्स गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो ये अलॉय मेटल लिख दिए, तीनों अलॉय मेटल। गोवा 1961 में आजाद कर लिया था, तो 1987 में क्यों 25वां राज्य बनाया, तब तक क्या करते रहे, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, एक बच्चे का क्वेरी है, देख रसगुल्ला, गोवा को जब हमने आजाद किया ना, जब गोवा आजाद हुआ 1961 में, तो हमने पहले इसको स्टेट नहीं बनाया, छोटा था आपके, हमने स्टेट नहीं बनाया, हमने इसको पहले जो है वो यूटी बनाया था। पहले हमने इसको यूटी बनाया था, सेंटर के हाथ में रखा इसको। जब ये खुद लायक हो गया, स्टेट के लायक हो गया, जब यहाँ पर टूरिज्म डेवलप हो गया, जब यहाँ पर एक आय हो गई, इनकम का सोर्स हो गया, तो फिर हमने क्या करा इसको, फिर हमने इसको स्टेट बनाया। ठीक है, ऐसे किया था ना, सीधा स्टेट नहीं बनाया था, पहले यूटी बनाया था, फिर हमने इसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखना प्रमुख एक्स, देखना और, देखो पहली बात तो आप ये समझ लो और क्या होता है भाई, और क्या होता है आपकी खोपड़ी में आएगा सर, और क्या होता है। देखो हमने कहीं खुदाई करी, ठीक है, हमने कहीं पर खुदाई करी, वहां से हमें क्या मिलता है, वहां से जो हमें प्राप्त होता है ना, उसमें धातुएं होती हैं, जो भी हमें धातु चाहिए हम वहां पर खुदाई करते हैं। मान लो दोस्तों हमने कोलार के अंदर खुदाई करी, वहां से हमको बहुत सारा कंटेंट प्राप्त हो गया, अब उसको हम लेकर आए, उसमें से हमने गोल्ड को अलग करा, बाकी हर चीज अलग कर दी। ठीक है, तो जो लेकर आते हैं ना उसे बोलते हैं एक्स, उसे बोलते हैं और उससे क्या बनती है, उससे मिलती है हमें धातु। लिखना, लिखिएगा, जो एक्स होता है इसी से क्या निकालते हैं हम लोग, इसी से हम निकालते हैं धातु, मेटल निकालते हैं। ठीक है, जो और होता है इससे धातु बनती है ना। अब लिखिएगा कुछ धातुओं के जो और है वो बड़े महत्वपूर्ण है। लिखिए फर्स्ट लिखना लोहा, कभी आपसे पूछे भाई लोहा किससे निकलता है, लोहो, या फिर लिखना लोहो, या फिर Fe कहते हैं इसको, या फिर इसको आयरन बोल दीजिए आप लोग, कुछ भी बोल दीजिए, या इसको फेरस बोल दीजिए ना, इसको फेरस भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है Fe, तो फेरस भी कहते हैं, तो लोहो, आयरन, फेरस, Fe कुछ भी कह दीजिए ना, चारों एक ही बात है। लिखना ये किससे निकलता है, नंबर फर्स्ट लिखना हेमेटाइट, ये हेमेटाइट से मिलता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, हेमेटाइट से लोहा बनाते हैं हम लोग ना, देखिए Fe2O3। सेकंड लिखना मैग्नेटाइट, इसको बोलते हैं Fe3O4। जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, वहां मैं लिखाऊंगा कि भारत में हेमेटाइट जो है लोहा यही वाला प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट जो है, जो हमारा जो अर्थ है ना, तो उसकी कोर है, उसके अंदर मैग्नेटाइट लोहा है ना, ये वाला। ठीक है, ये बहुत कम मिलता है हमारे यहाँ पर ना, तो मैं लिखाऊंगा वहां पर, अभी तो लिख लीजिए, हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3 है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 है, एक मतलब सीडेराइट, तीन नाम लिखो, देखो सीडेराइट, सीडेराइट लिखिए, सीडेराइट, FeCO3। ठीक है, इनसे हमें लोहा मिलता है। एग्जाम में कहीं पूछ ले आपसे कि मैग्नेटाइट किसका एक्स है, तो लिखना लोहे का है, हेमेटाइट किसका, लोहे का। सीडेराइट पूछो आपसे, लोहे का है। फॉर्मूला कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है, कोई पूछता नहीं है ना, नोट करो फटाक से। पहला लोहा हो गया, सेकंड लिखना, पहला हो गया लोहा, सेकंड लिखिए एल्यूमिनियम। अभी हमने कहा आपसे, अरे अभी तो कहा ना मैंने आपसे कि किससे मिलता है, बॉक्साइट, एल्यूमिना, इनसे मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट, एल्यूमिना, इनसे मिलता है क्या, हमारा एल्यूमिनियम। थर्ड लिखिए कॉपर, ना Cu, एक कॉपर Cu, कॉपर मतलब तांबा होता है। ठीक है, कॉपर मतलब तांबा होता है ना, कॉपर, तांबा, Cu कुछ भी लिख दीजिए। देखिए कॉपर पायरेटीज, अगर आपने 10वीं क्लास पढ़ी हो तो उसमें कॉपर पायरेटीज, उसमें ये भी बताया कैसे निकलता है, देखना उसमें कॉपर पायरेटीज के बारे में बताया कैसे निकलता है। वहां पर एक पद्धति है झाग प्लवन विधि, आपने शायद पढ़ी होगी, मुझे पता नहीं है, आप लिख लो यहाँ पर। किस किस को याद, बताओ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में, झाग प्लवन विधि जो है इसके बारे में किस किस को याद है कि इससे निकलता है। जिस जो भी आपका एक्स इसमें सल्फाइड हो ना, CuFeS2, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CuFeS2, इसमें सल्फाइड होता है, उसको इस विधि से अलग करते हैं। हमने आपको लिखा है, ये बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 10 के अंदर था, झाग प्लवन विधि, बड़ा क्वेश्चन आता था इसके ऊपर, हम याद करते थे इसको। पता नहीं किस किस को याद है, बताना मुझे कमेंट में, किस किस को याद है कॉपर पायरेटीज के बारे में, और इस पद्धति के बारे में किस किस को याद आ रहा है, बताओ एक बार। बिना कॉपर ग्लांस, कॉपर लगा हुआ है इसमें, तो कर ही दोगे आप, कॉपर कुछ अगर कॉपर ही होगा ना, कॉपर लगा हुआ है, कॉपर कॉपर, तो कॉपर हो गया हमारा, तांबा हो गया, तो हमारे लिए लोहा हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट हो गया, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, एल्यूमिना हो गया, कॉपर के लिए कॉपर पायरेटीज हो गया, कॉपर ग्लांस हो गया है। नंबर 4 लिखना, नंबर 4 लिखिएगा आप लोग, देखिए पीवी, लेड कहते हैं इसको ना, लेड, सीसा बोलते हो आप, वही लेड। ठीक है, लेड लिखना, ये मिलता है किससे, आपके गैलेना, लिखना PbS, जो पीबी होता है किससे, गैलेना से मिलता है, PbS है। ठीक है, नोट करना, जो पीबी है हमारा किससे मिलता है, गैलेना, PbS से मिलता है, ये इसका एक्स है। ठीक है, लिखिए पांचवा जिंक, Zn, लिखिए जिंक, जिंक मिलता है जिंक ब्लेंड, ZnS, लिखना, जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ठीक है, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड होता है, ZnS आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक लिखिए, एक ZnCO3 जो है ना, इससे मिलता है ना कैलेमाइन, लिखिए कैलेमाइन, ZnCO3, तो जिंक मिलता है जिंक ब्लेंड से और कैलोमाइन से, ध्यान रखना। ठीक है, जिंक मिलता है जिंक ब्लेंड और कैलोमाइन से। ठीक है, अब लिखिए चांदी, Ag, लिखिए चांदी, Ag, एक तो हॉर्न सिल्वर था, मैंने वहां लिखाया हुआ आपको, एक लिखना सिल्वर ग्लांस, Ag2S, इसी को क्या बोलते हैं, इसको लिखना सिल्वर ग्लास या फिर अर्जेंटाइट। चलो नोट कर लो, ये हमारा यहां पर केमिस्ट्री हमारी अंत होती है। कश्मीर कब आओगे, आएंगे भाई, दुआ करो जल्दी ठीक हो जाऊं, फिर आऊंगा कश्मीर में, ठीक ही नहीं हो पा रहा। अरे बेटा ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना बहुत सारा, आपको ऐसा लगता होगा, यकीन मानना, ऐसा थोड़ी कोलार की खान में हाथ डालो सोना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कोलार की जो खान है ना, उसमें
10 किलो में से 10 ग्राम निकलता होगा, इतना ही निकलता है। लिखो फटाक से। ये सारे पूछता है एग्जाम में ना, आप चेक करना एग्जाम में आपके में ये क्वेश्चन आते हैं जिंक ब्लेंड के बारे में, कैलोमाइन किसका एक्स है ऐसे पूछता है ना, गैलेना किसका एक्स है आता है एग्जाम में आपका, अर्जेंटाइट किसका है, ठीक है, और इसके अलावा ये मैग्नेटाइट किसका है, हेमाटाइट किसका है, सिडराइट किसका है, बॉक्साइट किसका है, कॉपर पायरेटिस किसका है, ये एग्जाम में आपसे पूछते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया, छोड़ा नहीं है, लिखा दिया है, छोड़ा नहीं है इसलिए लिखा दिया मैंने आपको ना। तो ये हमारा जो आपका केमिस्ट्री था वो हमने यहाँ पर अंत करा, फिक्स 16 मिनट लग चुकी है हमें अंत करने में। तो केमिस्ट्री में जो कुछ था मैंने आपको पढ़ा दिया जो हमारे काम का था। ऐसे तो केमिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, ठीक है, पर जो आपके काम का था वो सब कुछ लिखा दिया आपको, चाहे प्रमुख एक्स हो, चाहे आपके मिश्र धातु हो, चाहे रासायनिक सूत्र हो आपके, चाहे महत्वपूर्ण एलिमेंट जो आपने पढ़े थे, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन के अपर रूप क्या है, कार्बन जो है उसमें हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये क्या होता है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है उसके बारे में लिखा है मैंने आपको, परमाणु क्या है, अणु क्या है, परमाणु के बारे में लिखवा दिया बहुत सारी बातें आपको, और समस्थानिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, समभारी क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये सारा पोर्शन हमने नोट करा है केमिस्ट्री के अंदर। ये कोर केमिस्ट्री थी जो मैंने आपको पढ़ाया, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें लिखा दी है। एक टॉपिक जो छुट्टी करने वाला था मैं आज छुट्टी नहीं की मैंने आपकी, तो इस क्लास के लिए वो टॉपिक है एनवायरनमेंट, एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे पास जितना टाइम है मैं उसमें आपको बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट लिखाऊंगा एनवायरनमेंट के बारे में, जिससे आपका एग्जाम में एनवायरनमेंट का निश्चित सवाल आता ही आता है, क्योंकि एनवायरनमेंट करंट अफेयर से लिंक होता है और एनवायरनमेंट सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में है। इसलिए आप कोई भी यूपीएससी का एग्जाम तो भरा होता है एनवायरनमेंट के, चेक करना यूपीएससी में 2-4 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के पूछता ही पूछता है। ये आपके स्टेट पीसीएस हैं, दरोगा हैं, इनमें पक्का पक्का कल जिसका एग्जाम बीपीएससी का है ना चेक करना, आज की क्लास से एक सवाल निश्चित कल वाले पेपर में आएगा ही आएगा, आप कल ही चेक करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट। देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी काम काम की बात पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई बेस पढ़ाऊंगा इसका, जो हमारे फैक्ट काम के ना वो सारे फैक्ट आपको लिखाऊंगा, मेरे पास तो बहुत सारे ना क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा हुआ है, ठीक है, और एनवायरनमेंट इज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, तो मेरे पास तो बहुत कुछ है एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए ना। मैं चाहूं तो 30 दिन केवल एनवायरनमेंट बात होती है आपके, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इसमें पढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, पर आपके काम का क्या है वो अगले 1 घंटे में आपको सुनना है मेरे मुंह से ना। देखिए एनवायरनमेंट क्या है और जैसा मैं लिखूंगा ऐसा आपको लिखना है, ठीक है, मैं कोई हेडिंग नहीं बनाऊंगा इसके अंदर, पॉइंट पॉइंट वाइज लिखेंगे इसके अंदर जिससे हमारा कंटेंट पूरा हो जाए, ठीक है। देखिएगा सबसे पहली बात तो रसगुल्ला पर्यावरण जो है, देखना सबसे पहली बात ये पर्यावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, ये दो वर्ड है उनसे मिलकर बना हुआ है पर्यावरण, ठीक है, एक है परि और एक है आवरण। एक तो है परि, ये पापा वाली परि नहीं है रसगुल्ला ना, ये परि जो है चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है आसपास, इसका अर्थ होता है आसपास, और आवरण मतलब आपके जो आवरण है, जो आपके आवरण होता है, जो कवच होता है उसे बोलते हैं। अब किसके आसपास, जो हमारी पृथ्वी है उसके आसपास, किसके आसपास, जो हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई है, इसके आसपास जो आवरण होगा, ठीक है, इसके आसपास जो आवरण होगा वही पर्यावरण होगा, ठीक है। तो पृथ्वी के आसपास जो आवरण होता है इसे बोलते हैं एनवायरनमेंट, इसे बोलते हैं पर्यावरण। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। एनवायरनमेंट जो है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी के जो आसपास जो वातावरण होता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इस पर्यावरण के आपके दो घटक होते हैं, कितने आपके दो घटक हैं इसके, इसके दो घटक होते हैं, एक तो होते हैं जैविक घटक, दो कंपोनेंट है इसके, एक तो होता है कौन सा जैविक घटक है और एक होता है अजैविक घटक, कौन सा होता है अजैविक घटक होता है, ठीक है। एक तो है जैविक घटक, एक है अजैविक घटक। जैविक को बोलते हैं बायोटिक, जैविक क्या बोलते हैं बायोटिक बोलते हैं, और जो अजैविक होता है उसे बोलते हैं एबायोटिक। देखिए एनवायरनमेंट था, मैंने कहा जो पर्यावरण है, अर्थ और उसके आसपास जो है वो सारा पर्यावरण है। इसमें दो घटक होते हैं, जैविक होता है और अजैविक होता है। जैविक का मतलब बायोटिक बोलते हैं इसको, अजैविक का मतलब एबायोटिक बोलते हैं। जो सजीव है वो सारे जैविक हैं और जो निर्जीव है, जो लिविंग है वो जैविक है, और जो नॉन लिविंग है वो आपके अजैविक है। जो श्वास लेते हैं वो जैविक है, जो श्वास नहीं लेते हैं, ये पेन हो गया, ये आपके ये मार्कर जो कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है, ये मेरे अलावा जो है सब कुछ क्या है, मेरे अलावा कहीं मुझे भी कर दो ना, मेरे अलावा जो कुछ दिख रहा है आपके मोबाइल, फैन, पंखा, कूलर, एसी सब कुछ क्या है आपका अजैविक है, आप खुद जैविक हो, ठीक है, ध्यान रखना। देखिएगा जैविक और अजैविक की बात करूं मैं आपसे, तो जैविक पूछे क्या होता है, जैविक ना जो सजीव होते हैं, जो सजीव है वो जैविक है, ठीक है, और जो निर्जीव है वो अजैविक है, जो निर्जीव है वो अजैविक है, ठीक है। जो लिविंग है वो जैविक है, और जो नॉन लिविंग है वो अजैविक है। एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल लिखना, देखिए जीव जंतु आपके जैविक हैं, जीव जंतु लिखना, और पेड़ पौधे लिखिए, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सारे क्या है, ये सारे की सारे जैविक है, ठीक है। कभी पूछे आपसे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं किस में आते हैं, वो भी इसी में आते हैं, सारे जीव इसी में आएंगे ना, जीव जंतु पेड़ पौधे सारे इसी में, ठीक है। अजैविक पूछूं आपसे लिखना, वायु, वायु है, पानी है, मिट्टी है, ये सारे अजैविक हैं, ठीक है। वायु, पानी, मिट्टी, सूर्य, जल, जो भी कुछ सुनते हो आप, ये सारे अजैविक हैं। तो जैविक और अजैविक दो घटक आपके सामने यहाँ पर एनवायरनमेंट रिलेटिव हो गए। तो एनवायरनमेंट क्या है, दो घटक क्या है उसके, जैविक घटक कौन से हैं, अजैविक घटक कौन से हैं, वो डिस्कस हम कर चुके हैं। अब दोस्तों ये एनवायरनमेंट जो है, इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई अनवांटेड चीज आ जाएगी तो उसे बोलते हैं प्रदूषण। सुनिएगा, मैंने कहा आपसे यह जो एनवायरनमेंट है, मैंने कहा आपसे ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, यह हमारा अर्थ हो गया है, और इस अर्थ के चारों ओर जो है एक क्या होता है, एक होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। इस अर्थ के चारों ओर क्या है, एनवायरनमेंट है ना। अब सो एनवायरनमेंट में बताऊंगा भी बहुत कुछ होता है, केवल वायुमंडल नहीं होता है, अर्थ भी शामिल है, स्थलमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है, आगे बात करेंगे, ठीक है। ये एनवायरनमेंट है, ये है पर्यावरण। मैंने आपसे यह कहा कि अगर दोस्तों इस पर्यावरण के अंदर जो है, इस पर्यावरण के अंदर कोई भी अनवांटेड, कोई भी अवांछनीय, लिखना कोई भी अवांछनीय जो पदार्थ है, अवांछनीय जो पदार्थ है वो एंट्री कर जाए इसके अंदर, अवांछनीय बोलते हैं अनवांटेड, इसको बोलते हैं अनवांटेड जो मैटर है वो एंट्री कर जाए, तो उसे बोलते हैं प्रदूषक। क्या बोलते हैं, प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। कोई भी अवांछनीय पदार्थ एंट्री करेगा तो बोलते हैं उसे प्रदूषक कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पोल्यूंट।
उसे बोलते हैं पोल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रदूषक कहते हैं, नोट करना। तो पर्यावरण के अंदर कोई भी अवांछनीय, अनवांटेड, हम नहीं चाहते वो आ जाए उसके अंदर। मान लो ये जो हमारी जो जहां मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये मेरा रूम जो है, अगर इसमें जो गैस है वो अच्छी गैस है, मुझे लगता है यही रहनी चाहिए। अब दोस्तों गलती से इसके अंदर क्या हो, गलती से इसके अंदर CO2 बड़ी मात्रा में आ जाए तो ये प्रदूषण हो गया, ठीक है, प्रदूषण हो गया, धुआं आ जाए प्रदूषण हो गया। भाई मैं नहीं चाहता वो आ जाएगा तो प्रदूषण हो गया। तो अनवांटेड जो आपके मैटर होता है उसे बोलते हैं प्रदूषण, बोलते हैं उसे प्रदूषक कहते हैं, पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। और पोल्यूटेंट से क्या होता है, प्रदूषण होता है। क्या होता है, इससे होता है प्रदूषण, इससे होता है पोल्यूशन, इससे होता है पोल्यूशन, इससे क्या होता है, इससे आपके पोल्यूशन होता है, ठीक है, इससे होता है पोल्यूशन, प्रदूषण होता है, ठीक है। पोल्यूशन, पोल्यूशन बहुत टाइप के, अगर हवा में पोल्यूशन हो, हवा में जो आपके अनुपात है हवाओं का, N2 ये है, ऑक्सीजन ये है, CO2 है, अगर इसका अनुपात बिगड़ जाए तो वो हवा का पोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं एयर पोल्यूशन, उसे बोलेंगे कौन सा, आपके वायु प्रदूषण कहेंगे। अगर हवा में हो पोल्यूशन, हवा में अनवांटेड वर्ड है, देखो ये कीवर्ड है, ये है ना, आपको लग रहा होगा, पर अगर आपको एनवायरनमेंट समझना हो ना तो कीवर्ड होते हैं अनवांटेड मैटर, जो है उसे पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, वायु प्रदूषण, वायु में आ गया तो वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है। अब दोस्तों पोल्यूशन हो गया है, अब हमें इस पे रोकथाम करनी है, तो इसके लिए एक्ट आता है लिखना 1981। मुझे यहां तक पहुंचना था, इसलिए सारी कहानी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। लिखिएगा, इसमें एक एक्ट आया लिखना, इसमें एक एक्ट आया, कौन सा है, 1981 का अधिनियम। लिखिएगा, वायु प्रदूषण लिखना, वायु प्रदूषण की रोकथाम, रोकथाम और नियंत्रण के लिए लिखना, रोकथाम और नियंत्रण के लिए हमारे यहाँ पर एक एक्ट बना हुआ है, और वो एक्ट कौन सा है, 1981 का एक्ट है। पहली बात तो नोट करना, 1981 का एक्ट हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है। चलो आगे चलते हैं। अगर दोस्तों पोल्यूशन कहां पर हो जाए, अगर पोल्यूशन पानी में हो जाए तो वो कौन सा होगा, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, जल प्रदूषण। भाई अगर पानी के अंदर, मैं नहीं चाहता पानी का जो अनुपात है वही रहना चाहिए, पर उसमें कुछ और आ जाए तो वो पोल्यूशन हो गया, ठीक है, उसे बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब दोस्तों इसका भी हमने क्या करा हुआ है, इसका भी हमने एक एक्ट बनाया हुआ है, किसके लिए, इसके कंट्रोल करने के लिए हमने 1974 में एक्ट बनाया लिखना, इसको नियंत्रित करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक्ट बनाया हुआ है, और वो एक्ट कौन सा है, 1974 का एक्ट है, कौन सा है, 1974 का हमारा एक्ट है। ऐसे दोस्तों आपके कौन सा होता है, ऐसे लिखना, ऐसे होता है हमारा मृदा पोल्यूशन, कौन सा होता है लिखना, ऐसे हमारा कौन सा हो गया, सोइल पोल्यूशन, इसको बोलते हैं मृदा प्रदूषण। मिट्टी में हो गया अनवांटेड, भाई मिट्टी में एनपीके का जो अनुपात है वो 4:1 होना चाहिए। अब मान लो ये अनुपात है ही नहीं, बिगड़ गया अनुपात, हमने फर्टिलाइजर डाल दिए, हमने यूरिया डाल दिया, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, इसका अनुपात फट गया तो अनुपात बिगड़ गया, मिट्टी का प्रदूषण हो गया। तो हमने इसके लिए जो मृदा जो है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्टार्ट किया। याद करो हमने जो क्या किया, हमने जो लिखना, हमने इसके लिए क्या कराया, सोइल हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया, सोइल हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया। ये कंटेंट आपको एक जगह नहीं मिलेगा जो मैं दे रहा हूं। एनवायरमेंट हिंदी वाले छात्रों के लिए सबसे बिखरा हुआ सब्जेक्ट एनवायरमेंट होता है, क्योंकि इसका हिंदी में कंटेंट बहुत कम मिलेगा आपको, इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा इसका, क्योंकि सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं वो इंग्लिश वाले होते हैं ना। तो मैं कंटेंट लिखा रहा हूं और साथ में करंट अफेयर्स अपडेट मार रहा हूं। यकीन मानना ये एक क्लास आपका 200 रुपया वसूल करवा देगी कंटेंट के मामले में ना। देखिएगा, सोइल हेल्थ कार्ड हो गया, भाई सोइल मृदा की बात करूं मैं आपसे, तो जो उसका पोल्यूशन होता है उसको दूर करने के लिए हमने सोइल हेल्थ कार्ड, सोइल का हेल्थ कैसा है उसका चेकअप करेंगे हम लोग जो है। अगर पूछूं यह कब स्टार्ट हुआ, बताओ कौन बताएगा आप में से। सोइल हेल्थ कार्ड जो है इसकी टैगलाइन क्या थी, इसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा, लिखना, स्वस्थ धरा खेत हरा जो है वो इसकी टैगलाइन है, स्वस्थ धरा खेत हरा जो है वो इसकी टैगलाइन है। और अगर आपसे पूछे कि भाई सोइल हेल्थ कार्ड जो है वो कहां स्टार्ट हुआ, लिखना, यह जो है राजस्थान, कहां पर, यह राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। और राजस्थान में कहां, लिखना, राजस्थान के अंदर जो है श्रीगंगानगर जो है यहां पर सूरतगढ़ स्थान है, यहां से स्टार्ट हुआ था। कौन सा, ये हमारा सोइल हेल्थ कार्ड। आपको बताना है सोइल हेल्थ कार्ड जो है इसकी स्टार्ट होने वाली डेट कौन सी है, वो आपको बताना है मुझे यहां पर, वो डेट कौन सी है। ऐसे और भी पोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये तीन फैक्ट महत्वपूर्ण थे। तो मैंने पोल्यूशन पढ़ाया आपको, अनवांटेड पदार्थ होते हैं, ये पोल्यूशन कहते हैं इसको, इनसे पोल्यूशन होता है। ये तीन टाइप के पोल्यूशन आपको लिखा दिए, इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैंने यहां पर लिखा दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले दोस्तों कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं छापना, वो भी लिख लीजिए। कभी आपसे पूछे कि भाई विश्व विश्व मृदा दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, लिखना, यह जो है आपके वर्ल्ड सॉइल डे जो है ये 5 दिसंबर की जो तारीख होती है इस दिन सेलिब्रेट होता है, ठीक है। 5 तारीख को विश्व मृदा दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको नोट करना है। तो ये तीन बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने यहाँ पर है, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। कौन सी बुक लाए, देखो बुक की बात दोस्तों ऐसी है कि बुक की बात ऐसी है भाई साहब की बुक जो है इसका हिंदी में कंटेंट नहीं है आपको ना, हिंदी में कंटेंट नहीं है, हिंदी में कंटेंट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो हम पूरा पढ़ाएंगे आपको, इसको चिंता ना करें, ठीक है। अभी जितना मौका उतना पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैंने सवाल पूछा एक भी जवाब नहीं आया, रिफ्रेश मारो, तुरंत मारना रिफ्रेश। ये तो कमेंट इतने आ रहे हैं तुम्हारे, काम भी कमेंट आता नहीं है, रिफ्रेश मार रहे हैं हम फिर भी कमेंट नहीं आ रहा है आपका। चलो बेटा, हाँ देखो, आप रूम में पढ़ रहे हो और आपका दोस्त आ गया गलती से और वो आपको बातों में लगा रहा है, तो वो प्रदूषक है, वो पोल्यूटेंट है। अनवांटेड जो भी आएगा वो पोल्यूशन है। आप पढ़ रहे हो, गर्लफ्रेंड का फोन आया, वो पोल्यूशन नहीं है, वो आप चाहते हो, वांटेड है वो। दोस्त का फोन आ गया, अनवांटेड, आप चाहते नहीं हो उसको, तो वो पोल्यूशन हो गया, ठीक है। नोट करना तारीख, आपका कमेंट तो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा, लिखना 19 फरवरी 2015 जो है ये तारीख थी, ठीक है। नोट कीजिएगा तारीख कौन सी है, 19 फरवरी 2015 तारीख है, ध्यान रखना, ठीक है। सोइल हेल्थ कार्ड की तारीख कौन सी है, 19 फरवरी 2015 तारीख है, आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़िएगा। मैंने कहा आपसे जो एनवायरमेंट जो होता है, मैंने कहा जो एनवायरमेंट है उसमें अर्थ भी है, उसमें अर्थ भी है। और मैंने कहा आपसे इसके चारों ओर जो है ये आपके क्या होता है, आवरण होता है, इसे बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं, इसे पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण में जैविक भी शामिल है और अजैविक भी शामिल है। जो कुछ आपको पृथ्वी पर दिख रहा है सारा एनवायरमेंट, सीधी सी बात, जो कुछ दिख रहा है आपको सारा एनवायरमेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। सारा एनवायरमेंट है। अब देखिए दोस्तों, ये सारा एनवायरमेंट है। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसमें कौन कौन शामिल है, देखना, इसमें आपके एक तो शामिल है स्थल मंडल, एक कौन शामिल है इसके अंदर, एक शामिल है इसके अंदर स्थल मंडल। भाई हमारी पृथ्वी शामिल है इसके अंदर, स्थल मंडल हो गया, जहां पर आप बैठे हुए हो वो स्थल मंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। एक इसमें नोट करना, एक में शामिल क्या है, एक शामिल है इसके अंदर कौन सा, एक शामिल है इसके अंदर लिखना जल मंडल,
पानी शामिल है इसके अंदर लिखना, इसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और एक शामिल है इसके अंदर कौन सा? वायुमंडल। देखिए कौन शामिल है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तुमने कहा भी नहीं, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। और एक कंटेंट है ना, आपको यूपीएससी लेवल कंटेंट है, बस टाइम थोड़ा कम होगा इसलिए थोड़ा कम चीज पढ़ा पाऊंगा, पर कंटेंट देखना आप। एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी सब्जेक्ट इसमें लिखना नहीं पड़ता, सब कुछ बोलता है, फोटोग्राफ बोलता है। देखना, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जहां ये तीनों मिलते हैं, जिस स्थान पर तीनों मिलते हैं वो स्थान कौन सा है? देखो यहां पर जहां पर तीनों मिल रहे हैं वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है ये वाला स्थान। अरे है या नहीं? जहां तीनों मिल रहे हैं वो स्थान कौन सा है? वो स्थान आपका ये वाला स्थान है। ठीक है, तो देखना जहां पर ये वो स्थान है जहां पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलेंगे, उस स्थान पर अगर मनुष्य रहने लग जाए, सुनना, उस स्थान पर अगर मनुष्य रहने लग जाए तो वो कहलाएगा जैव मंडल। अभी मैं खड़ा हुआ यहां पर, ठीक है, हमारे बाहर ऊपर आसमान में वायुमंडल है यानी दोस्तों, आसपास पानी भी है हमारे ना, जलमंडल भी है, और हम रह रहे हैं कहां पर? हम रह रहे हैं लिथोस्फीयर पे, आपके स्थलमंडल पे। तो हम तीनों तीनों जगह मिल रहा है और मैं खुद यहां पर हूं। मैं अगर नहीं हूं तो ये जैव मंडल नहीं है, मेरा होना अनिवार्य है। देखना दोस्तों, इसमें मेरा होना अनिवार्य है, तो यहां पर आप लिखना दोस्तों, इसमें मेरा होना अनिवार्य है, तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है कौन? इसके अंदर अगर कौन आ जाए? इसके अंदर अगर जैविक समुदाय आ जाए, इसके अंदर जो है मैं आ जाऊं या कोई जीव जंतु आ जाए, कोई भी जैविक समुदाय आ जाएगा इसके अंदर, तो यह जो स्थान है वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा आपका जैव मंडल। इसे बोलेंगे क्या? बायोस्फीयर। नाम सुना है आपने बायोस्फीयर? तो देखो परिभाषा पूछू क्या है, लिखिएगा, जैव मंडल जो है, जैव मंडल लिखना क्या होता है? जैव मंडल बराबर लिखना, लिखना वह वह कॉमन एरिया, वह कॉमन क्षेत्र जहां जहां स्थल, जल तथा वायु मंडल हो तथा साथ में जैविक समुदाय हो। यही डायग्राम था, यही मैंने लिखा है यहां पर। तो ये तीनों जहां मिलते हैं साथ में, वहां क्या हो? वहां पर कोई जैविक समुदाय रह रहा हो, तब वो कहलाएगा, तब वो जैव मंडल कहलाने वाला है, बायोस्फीयर कहलाने वाला है। देखो नोट करो, दिल भेजना मत भूलना। आज मुझे दिल चाहिए आपके बहुत सारे, ठीक है? सॉइल पोल्यूशन एक्ट का भी नहीं बना, आज मुझे आपके दिल चाहिए बहुत सारे ना। देखो क्या बढ़िया डायग्राम बनाया मैंने आपके सामने, देख रहे हो? 200 रुपया कमाल, देखो ये 200 रुपया कमाल है आपके बैच का कमाल, ठीक है? देखना, स्थल मंडल, जल मंडल और आपके वायुमंडल तीनों मिले वो कॉमन एरिया, और उसमें कौन घुस गया? उसमें जैविक समुदाय। एग्जाम में पूछे भाई जैव मंडल में कौन शामिल होता है, तो चारों शामिल होंगे, इसके बिना जैव मंडल नहीं बनेगा, ये जरूरी है, जैविक समुदाय। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए कहां पर? बायोस्फीयर पहुंच गए। लिखिएगा, हम पहुंच चुके कहां पर? जैव मंडल पहुंच चुके हैं। देखिए हम पहुंच गए कहां पर? जैव मंडल पहुंच गए। जैव मंडल बड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैव मंडल बहुत बड़ा है। इसका छोटा रूप क्या होता है? बायोम। जैव मंडल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका छोटा रूप बायोम होता है। और इसकी पूछूं आपसे, सबसे सूक्ष्म इकाई पूछूं आपसे क्या है? वो होती है इकोसिस्टम, वो होती है पारिस्थितिकी तंत्र। मेरी बात सुनना, मैंने आपसे कहा कि जैव मंडल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई माइक्रो लेवल पर ना, वो क्या होती है? वो इकोसिस्टम होती है। नोट करना, जैव मंडल की सबसे सूक्ष्म जो इकाई होती है वो क्या होती है? इकोसिस्टम होती है। देखो घुमा फिरा मैं आपको जो टॉपिक है ना उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूं। मैं कहा यहां पहुंच चुका, हमें यहीं पहुंचना था। हमारा टॉपिक था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, अब हम इकोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जैव मंडल का सबसे माइक्रो लेवल पर जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, यह वो स्थान है जहां पर जीव और पर्यावरण आपस में अंतर क्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। मैं हूं और एनवायरमेंट है। अब एनवायरमेंट में स्थल भी है, जल भी है और आपके हवा भी है, तीनों है। तो मैंने यही तो कहा आपसे, बायोस्फीयर मतलब आपके जहां पर चारों चीजें हो, मैं हूं, स्थल, जल और वायु तीनों चीजें हो। तो मैं यही बोल रहा हूं, जहां जीव और पर्यावरण आपस में अंतर क्रिया करते हैं, वह छोटी इकाई क्या होती है? वह इकाई होती है आपके इकोसिस्टम। लिखना इस वर्ड को, लिखिएगा, वह इकाई जहां जीव और पर्यावरण अंतः क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं ना, इंटरेक्शन, वो होता है इकोसिस्टम। ठीक है, जहां जीव और एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्शन करेंगे वो क्या है? वो इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं वो होता है इकोलॉजी। क्या होता है? इकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जहां पर जीव पर्यावरण पे इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं वो कहलाता है इकोलॉजी। लिखना, ये जीव हो गया और ये पर्यावरण हो गया, इनके बीच जो अंतर क्रिया हो रही है, इस अंतर क्रिया से जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम क्या होगा? इकोसिस्टम होगा। और लिखना, इस अंतर क्रिया का अध्ययन जो है हम जिस शाखा में करते हैं, वो जो ब्रांच होती है उसे बोलते हैं इकोलॉजी, उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी। मेरी बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी बताओ? अरे समझ में देखो, काम की बातें सारी लिखा रहा हूं आपको, यही काम का चीज है। हमने स्टार्ट कहां से किया? हमने स्टार्ट एनवायरनमेंट से किया।
एनवायरमेंट से किया। मैं कहां लेकर आ चुका हूं आपको? इकोलॉजी वर्ड पर लेकर आ चुका हूं। ये तो इसकी रूपरेखा हुई टॉपिक है ना, इकोलॉजी वर्ड पर पहुंच चुके हैं हम लोग जो है। इकोसिस्टम वह सिस्टम है, वह न्यूनतम छोटा क्षेत्रफल जो आपके एक निश्चित एरिया होगा वो इकोसिस्टम कहलाएगा, जहां पर जीव और एनवायरमेंट आपस में इंटरेक्शन करेंगे वो इकोसिस्टम होगा, और जहां उसकी स्टडी होगी उसे क्या बोलते हैं? उसे इकोलॉजी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसे इकोलॉजी बोलते हैं। अब यह वर्ड देने वाले कौन थे? इकोसिस्टम वर्ड देने वाला कौन था? इकोलॉजी वर्ड देने वाला कौन था? तो इकोसिस्टम वर्ड देने वाला कौन? आपके टेंसले साहब ने दिया है। और इकोलॉजी वर्ड देने वाला कौन था? आपके वो अर्नेस्ट हैकेल था। ये दोनों लाइन लिखते हैं, लिखिएगा मेरे साथ में। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई इकोलॉजी वर्ड जो है, यही लिख लो ना, यही लिख लो, यहां लिखो, देखो। अगर आपसे पूछे ये शब्द देने वाले कौन थे, लिखना। शब्द किसने दिए? एक तो कौन सा? इकोलॉजी वर्ड। यह देने वाला कौन था? ये अर्नेस्ट हैकेल था। और पूछूं आपसे इकोसिस्टम वर्ड पूछ देने वाला कौन है? वो लिखना, टेंसले साहब ने दिया है, 1935 में दिया था ना। इकोलॉजी वर्ड देने वाला कौन? अर्नेस्ट हैकेल है। इकोसिस्टम वर्ड देने वाला कौन आपके? वो कौन है? वो आपके टेंसले साहब थे। 1935 के अंदर ये वर्ड दिया है। सारी बात समझ में आ रही है आपको कि बायोस्फीयर कहां से आ गया, बायोम कहां से आ गया, इकोसिस्टम कहां से आ गया, इकोलॉजी कहां से आ गया है? ये आपको नोट करना। इकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? ये नोट करना। अब दोस्तों मैंने कहा, देखना, अब देखिएगा, देखना, मान लो रसगुल्ला, मान लो ये एक इकोसिस्टम है, मान लो एक इकोसिस्टम है, यहां पर घास है, ये ग्रासलैंड है, ठीक है? यहां घास ही घास है। अब घास है तो घास पर जो जीव जंतु जीवित होंगे वो भी रहेंगे, यहां पर वो इकोसिस्टम बन गया है। घास है, हवा है, पानी है, जीव जंतु है, तो ये बन गया इकोसिस्टम। तो ये हो गया है इकोसिस्टम नंबर 1, ठीक है? एक रसगुल्ला और है, एक और इकोसिस्टम है आपके, ये मान लेते हैं पानी है, ये तालाब है, ठीक है? ये आपका तालाब है, ये ग्रासलैंड, ये तालाब हो गया। यहां पानी है, मछली रहती है, यहां पर पानी है, हवा है, पानी है, ये आपका इकोसिस्टम नंबर 2 हो गया, ठीक है? अब आप सोच के बताओ दोस्तों, ये जो आपके इधर से मैं अगर इधर आऊंगा तो क्या ऐसा होगा कि एकदम से एक लकीर पर घास समाप्त हो जाए और उस लकीर के बाद में, उस लकीर के बाद में यहां घास समाप्त हो जाए और यहां पानी आ जाए? संभव है क्या? नहीं है दोस्तों। एक वो स्थान होगा जहां पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, वहां घास भी होगी और घास पर पानी भी होगा, होगा ना दोस्तों? ऐसी कंडीशन आएगी ना आपके कि यहां से मुझे यहां जाना है, तो वो कंडीशन आने वाली है जहां पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। आप ऐसा समझ लो कि अगर मुझे -4 से +4 जाना है तो बीच में कहीं ना कहीं मुझे 0 पे भी आना पड़ेगा। यस या नो? -4 से -3, -2, -2, -1 और फिर +1 नहीं आएगा, फिर 0 आएगा बीच में। 0 जो है ना उसे बोलते हैं जो कॉमन एरिया है दोनों के बीच में। तो दो इकोसिस्टम के बीच में कॉमन एरिया होता है जहां दोनों मिलते हैं उसे बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। जहां दोनों मिलेंगे उसे बोलते हैं इकोटोन। तो ये जो एरिया है वो कहलाएगा इकोटोन। आप ले आना 50,000 बुक लेकर आना, कंटेंट मिलाना। अगर इससे अच्छा आपको वहां मिल जाए कंटेंट तो फिर बात बने। तो लिखना इकोटोन। तो इकोटोन क्या होता है? इकोटोन लिखना आपके ये कॉमन एरिया होता है। जो दो हमारे इकोसिस्टम होते हैं उनके बीच में कॉमन एरिया होगा, इसमें दोनों मिलेंगे, इसमें घास भी मिलेगा और पानी मिलेगा। जैसे कि वेटलैंड, आर्द्र भूमि। अरे जो आर्द्र भूमि होती है जिसे हम कीचड़ बोलते हैं, वहां आप चेक करना, वहां लैंड भी है और वहां पानी भी है। वो आर्द्र भूमि, जो वेटलैंड होता है, कीचड़ जो होता है, कभी आप अगर आप झील के अंदर जाओगे, चेक करना, झील में एंट्री करने से पहले वो कुछ दलदली क्षेत्र आता है ना, गीला क्षेत्र आता है, जहां पानी भी और वहां लैंड भी है, उसे बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं? वेटलैंड कहते हैं उसको, आर्द्र भूमि कहते हैं। कभी आपसे पूछ ले भाई इकोटोन क्या होता है, तो इकोटोन ये होता है, ठीक है? तो इकोटोन पूछूं आपसे, जहां पर दो इकोसिस्टम के बीच का एक वो क्षेत्र जहां पर दोनों मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। नोट कीजिए, इकोटोन कहते हैं उसको। अरे भाई, एनवायरमेंट में मैंने बोला हम भी आएंगे, पृथ्वी भी आएगी, एटमॉस्फेयर भी आएगा। वातावरण एटमॉस्फेयर होता है यार, जो हमारे चारों ओर है, उसमें पृथ्वी नहीं आती है। अगर आपने गौर करा हो, चेक करना, गौर किया हो आपने, तो मैंने पहला लाइन लिखा है, देखो बीच में अर्थ लिखा है, अर्थ के चारों ओर जो है इसमें अर्थ भी शामिल है, वो एनवायरमेंट है, ठीक है? एटमॉस्फेयर में केवल एटमॉस्फेयर शामिल है, अर्थ नहीं है। तो ये हो गया, नोट कीजिएगा। तो इसे बोलते हैं इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इकोटोन बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम? इकोटोन। कॉमन एरिया होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसको घास प्लस पानी का बीच का एरिया है, दोनों मिलेंगे यहाँ पर। हर जगह ऐसा होगा जहां भी दो इकोसिस्टम होंगे उनके बीच में इकोटोन का होना अनिवार्य होगा, और वेटलैंड होता है, ठीक है? नोट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखना, इसके बाद देखना आप लोग जो है, ये हमारा इकोसिस्टम हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इकोसिस्टम हो गया आपके सामने। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखना, इकोसिस्टम मैंने पढ़ लिया, लिखिएगा। अब देखिए ऊर्जा का प्रवाह, पहले आप लिखिए, देखो मान लो ये अर्थ, ये आपके सन है, सन बनाओ इसको, ये हो गया सन। यहां से हमें क्या आ रही है? यहां से आ रही है एनर्जी, ठीक है? यहां से आई एनर्जी, और ये हो गया पेड़, ठीक है? ये पेड़ हो गया, ये हो गया पेड़। तो ये सन हो गया, सन से एनर्जी आई, पेड़ के पास आई, ठीक है? इस पेड़ ने इसको क्या करा? पेड़ ने इसको जो है, पेड़ ने सन से एनर्जी ली और भोजन का निर्माण किया। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कौन सी क्रिया होती है ये होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसको बोलते हैं, और इससे भोजन का निर्माण होता है। इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें स्वयपोषी बोलते हैं ना, क्योंकि खुद का भोजन बनाते हैं, इसलिए स्वयपोषी होते हैं। याद कीजिए, हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में ना, पेड़ पौधे जो होते हैं स्वयपोषी होते हैं, क्योंकि ये खुद का भोजन बनाते हैं, स्वयपोषी होते हैं, ठीक है? इन्हें दोस्तों एनवायरमेंट में क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट में इन्हें उत्पादक बोलते हैं। एनवायरमेंट क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट जो इसमें, इसे उत्पादक बोलते हैं, ठीक है? उत्पादक, इसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। एनवायरमेंट में क्या बोलते हैं? इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। सन से एनर्जी आती है, पेड़ के पास में आती है, पेड़ ने इस एनर्जी से फल बना दिया, पेड़ ने इस एनर्जी से फल बना दिया, ये कोई फल बना दिया, या फिर ये पत्ती बन गई, ठीक बात है? ये एनर्जी से पेड़ का फल बन चुका है या पत्ती बन चुकी है। अब दोस्तों इसको खाने वाले होंगे जीव, है ना? जो इनको खाएंगे, इनको खाने वाले जीव होंगे, उन्हें बोलते हैं क्या? वो होंगे शाकाहारी। अरे यस या नो? मान लो ये हिरण हो गया, मान लो एग्जांपल हिरण हो गया, ठीक है?
अब हिरण जो है वो शाकाहारी जीव होगा। अरे वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है ना, शाकाहारी होता है। ये डिपेंड किस पे होगा? ये डिपेंड किसके ऊपर होगा? भाई ये तो खुद बनाएगा अपना भोजन, इसलिए स्वपोषी है। अब जितने भी आने वाले सारे डिपेंड होंगे एक दूसरे के ऊपर, वो होंगे परपोषी। ये स्वपोषी है, खुद बना रहा है भोजन अपना, ऑटोट्रॉफ से, है ना। तो मैं पूछूं आपसे, ये वाला किस पर, ये वाला इस पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, ये हो गया उपभोक्ता, ये हो गया उत्पादक। भाई इसने उत्पादन किया है, अब इसको खाने वाले लोग होंगे। मैगी बनाने वाला उत्पादक, मैगी खाने वाले हम लोग होंगे, तो हमें बोलते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर, लिखना। तो ये हो गया है प्राथमिक उपभोक्ता, पहले नंबर वाला है ना, प्राइमरी कंज्यूमर। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो हमेशा शाकाहारी होगा। सर जैसे बात है ना भाई, जो इस पर डिपेंड होगा वो शाकाहारी होगा, तो इसको खाएगा वो शाकाहारी होगा। हिरण उसका एग्जांपल हो गया। अब सोचिए दोस्तों, अब इसको खाने वाला कौन हो गया? मान लो इसको खाने वाला जो है वो हो गया आपका क्या, वो मान लीजिए आप शेर मान लो सीधा, ठीक है, शेर हो गया। मतलब जो इस पर डिपेंड होगा वो मांसाहारी हो जाएगा। अरे भाई ये तो कोई जानवर ही होगा ना, तो इस पर डिपेंड होगा वो मांसाहारी होगा, वो मांसाहारी होगा। और ये क्या होगा? ये प्राइमरी पे सेकेंडरी हो गया, लिखिएगा यह द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, यह द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ये कौन होगा? मांसाहारी होगा। शेर इसका एग्जांपल है, शेर इसका एग्जांपल हो गया। अब दोस्तों जो पेड़ पौधे भी खाएगा, पेड़ पौधे भी खाएगा, मतलब कि जो फल भी खाएगा और जरूरत पड़ेगी स्वाद के लिए इनको भी खाएगा, जीव जंतु को भी खाएगा, जो पेड़ भी खाए और मुर्गा भी खाए, बकरी भी खाए, बकरा भी खाए, दोनों को खाएगा, वो होगा सर्वाहारी। अब सोचेगा क्या शेर सर्वाहारी है? अरे शेर कभी दोस्तों देखा आपने फल खाता हुआ? कभी नहीं देखा होगा ना। शेर को मांस चाहिए, शेर मांसाहारी है। मनुष्य सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है मनुष्य, ये सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, सर्वाहारी है। और जो इन सबको खा जाए अब सोचिए ये सब मरने वाले हैं। भाई पेड़ की उम्र आएगी जब पेड़ में दीमक लग जाएगी, यस या नो? पेड़ में खुल लग जाएगी, पेड़ को खा जाएगी, पूरा पेड़ समाप्त कर देगी। हिरण मरेगा, मरने के बाद में कुछ ऐसे जीव होते हैं चील टाइप के, चील गिद्ध टाइप के, वो मरे हुए खाते हैं, समाप्त कर देंगे। ऐसा कभी देखा था मैं कि कोई भैंस मर गई है और 2-4 दिन में पड़ी हुई है जंगल के अंदर, 5-7 दिन बाद समाप्त, दिखेगी नहीं आपको। वो चील कौवे जो गिद्ध होते हैं वो होते हैं ना, वो होंगे। शेर मर गया तो उसको खा जाएंगे वो मरने के बाद में। मनुष्य मरेगा, अगर जला दे तो ठीक है, वरना उसको भी खा जाएंगे। तो जो इन सबको खा जाएगा वो होगा आपके डीकंपोजर, जो इन सबको निपटा देगा। लिखना, जो आपके इन सबको निपटाएगा, जो इन सबको निपटाएगा उसे बोलते हैं डीकंपोजर। इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे अपघटक, इसे बोलेंगे डीकंपोजर। इसे बोलते हैं पृथ्वी का सफाई कर्मी, सफाई करने वाला यह मृतोपजीवी होगा, सेप्रोफाइट होगा, जो मरे हुए उनको खाएगा, मृतोपजीवी होगा। एग्जांपल लिखिए, चील हो गई, गिद्ध हो गया, दीमक हो गई, जीवाणु हो गए, ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमारा इस इकोसिस्टम में कैसे सारा प्रोसेस होता है वो आपके सामने यहाँ पर है। बात पल्ले पड़ी आपको, सारा डायग्राम मैं देखो। एनवायरमेंट में चाहूँ ना, जिस दिन मेरा मन लगे कि यार एनवायरमेंट पढ़ाई जाए, तो 15-20 पेज में ऐसे डायग्राम बनाए जाएंगे। कभी मौका मिला तो बुक निकालेंगे एनवायरमेंट की, देखना आप तब बुक को। लिखने वाली कोई चीज थोड़ी है, बताओ क्या लिखो इसके अंदर, सब कुछ समझ में आ रहा है इसी के अंदर, आ रहा है ना आपको कि भाई ओमनीवर्स कौन कौन से हैं, सब कुछ आ रहा है समझ में आपको। ये सारा सिस्टम है, एनवायरमेंट सब कुछ दिखता है, वो आपके सामने यहाँ पर है। बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी बताओ, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ू। इन्हें बोलते हैं पृथ्वी का सफाई कर्मी, अब घटक डीकंपोजर कहते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी होते हैं ये। अब देखना भाई, ये बताओ मुझे कि ये हिरण जो है ये क्यों खा रहा है? पेड़ एनर्जी के लिए खा रहा है ना, ये इसको क्यों खा रहा है? एनर्जी के लिए खा रहा है। मनुष्य क्यों खा रहा है? एनर्जी के लिए खा रहा है। हर कोई जो है वो एनर्जी के लिए काम कर रहा है। ये क्यों काम कर रहा है? एनर्जी के लिए कर रहा है। तो इसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, यहां से यहां एनर्जी आती है, यहां से यहां आती है, यहां से यहां आती है एनर्जी, इसे बोलते हैं एनर्जी का फ्लो। कभी ऐसा नहीं होगा कि शेर को हिरण खा गया, कभी सुना आपने शेर को हिरण खा गया? भाई साहब एनर्जी का फ्लो हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा उल्टा। कभी ऐसा होगा हिरण को पेड़ खा गया, कभी हो सकता है क्या? नहीं होता ना, हिरण को पेड़ कैसे खाएगा रसगुल्ला, संभव नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी का फ्लो एक दिशा में होता है, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक दिशीय प्रवाह। तो लिखिएगा, मैंने बोला कि सारा काम हो क्यों रहा है? ये सारा काम हो रहा है किसके लिए? ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए हो रहा है। देखना, ये सूर्य था, सूर्य से उत्पादक आ गया, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता आ गया, प्राइमरी से सेकेंडरी आ गया, ठीक है, ऐसे चल रहा है। मैंने बोला कि भाई ये जो ऊर्जा है ना वो ऐसे जाने वाली है, इसे बोलते हैं ऊर्जा का एक दिशीय फ्लो, केवल एक दिशा में होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक दिशीय प्रवाह, केवल एक दिशा के अंदर होगा, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है, अगर यहां पर 100, मान लो अगर यहां पर 100 जूल एनर्जी है, मान लो अगर यहां पर 100 कैलोरी एनर्जी है, ऐसा मान लो, तो क्या होता है रसगुल्ला, जब इससे पेड़ में आएगी एनर्जी, तो पेड़ जो है उसको खुद को, जो आपके खुद की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उसके लिए 90 आपकी कैलोरी चाहिए होती है। केवल वो 10 कैलोरी जो है वो पेड़ का फल के रूप में, पेड़ की पत्ती के रूप में बनाता है, 10 कैलोरी। मतलब कि उससे कहने वाली बात ये है कि जो उत्पादक होता है इसकी, अगर मान लो यहां से 100 कैलोरी आ रही है, मान लो 100 यहां से आ रही है, मान लीजिए 100 कैलोरी यहां से ऊर्जा आ रही है उत्पादक की ओर, तो उत्पादक जो है 90 कैलोरी जो ऊर्जा है वो खुद में खर्च कर देगा, खुद में खर्च करेगा। और केवल 10 कैलोरी, केवल 10 कैलोरी जो है वो अगले स्तर के लिए छोड़ेगा, 10 कैलोरी जो है वो आगे ट्रांसफर करेगा ना, वह आगे ट्रांसफर करेगा। अब यहां कितनी पहुंचेगी? यहां 10 कैलोरी पहुंचेगी,
इसके पास में 100 आई, 100 का 90 खुद कर ली इसने, अपनी जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए रख ली इसने, बाकी 10 कैलोरी आगे ट्रांसफर कर दी इसने। इसके पास में 10 आता है हिरण के पास में। अब हिरण दोस्तों 10 का 90% खुद रखेगा। हिरण जो है वो 10 का जो 90% खुद रखने वाला है, चेक करना देना। हिरण के पास में क्या होगा, 10 का 90% 9 कैलोरी जो है खुद रखेगा और 1 कैलोरी जो है वो आगे ट्रांसफर करने वाला है। ये आगे ट्रांसफर होगी, ऐसे ही आगे बढ़ने वाला है। मतलब कि 100 से 10 हुआ, 10 से 1 हुआ, केवल 10% ही आगे जाएगा। मेरे कहने की बात यह है कि एक से दूसरे स्तर की ओर केवल 10% आगे जाने वाला है। यह नियम देने वाला कौन था, लिंडेमान। लिखना, लिखिएगा। अगर पूछूं आपसे ऊर्जा का 10% जो आपके नियम है लिखना, यह देने वाला कौन था, आपके प्रभा का नियम। 10% फ्लो रूल जो है, प्रभा का जो नियम है, वह देने वाला कौन था, वह देने वाला लिंडेमान था। बात पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही है, वह देने वाला लिंडेमान था। एनर्जी 10% आगे फ्लो होती है, 90% खुद यूज करते हैं लोग, वो कौन लिखना, वो कौन है, लिंडेमान साहब। सारे डायग्राम एक भी वर्ड मैंने नहीं लिखा है, कमाल देख रहे हो आप, एक भी वर्ड नहीं लिखा है। चेक करते पीछे, आइए मेरे साथ में देखो, पूरा एनवायरनमेंट देखना आप, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, देख रहे हो, ये देखना, ये हो गया, ये वाला डायग्राम हो गया, ये हो गया इकोसिस्टम वाला हो गया, ये देखना इकोटोन हो गया, ये आपका पूरा सिस्टम हो गया, कैसे फ्लो होता है आगे, ये आपका एनर्जी वाला हो गया। समझ गए मेरी बात को? तो देखना हम पहुंच गए कहां पर, एनर्जी जो है उसका पहली बात तो एक दिशीय प्रवाह होता है, सेकंड बात 10% नियम काम करता है, ध्यान रखना 10% नियम काम करता है और एक दिशीय प्रवाह होता है, ये आपको नोट करना है। ठीक बात है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपसे ये पूछ ले कि जो ये प्रवाह हुआ है वो एक दिशीय है और 10% आगे बढ़ रहा है, यस या नो? चलो आगे चलिएगा। देखो अब लिखो आप पिरामिड। देखिए पिरामिड, ये एग्जाम में खूब पूछता है आपसे ना। इसका विचार देने वाला पहला व्यक्ति था, लिखना एल्टन। इसका विचार देने वाला कौन था, एल्टन था। देखो इससे पहले एक बात और समझ लो आप लोग, देखो इकोसिस्टम जो है वो या तो नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा, या मानव द्वारा बनाया गया होगा, कृत्रिम होगा। देखो एग्जांपल देखना भाई, इकोसिस्टम वर्ड का मतलब क्या है, जहां पर जैविक समुदाय हो और साथ में स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल हो, ये सारी चीजें हो, वो आपकी इकोसिस्टम होता है। प्राकृतिक पूछूं आपसे, देखो वन, देखो वन हो गया। अरे भाई जहां फॉरेस्ट होंगे, जहां फॉरेस्ट होंगे रसगुल्ला, वहां जमीन होगी, वहां शेर होंगे, हाथी होंगे, मतलब जैविक समुदाय होगा, ऊपर वायुमंडल होगा, पानी होगा, तो वो क्या हो गया, वन जो है आपका इकोसिस्टम हो गया। अगर कभी पूछूं आपसे कि लैंड के ऊपर सर्वाधिक स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है, वो है वन या फॉरेस्ट। देखिए ना, कहीं पूछे आपसे स्थल के ऊपर, स्थल स्थल पर लिखना, स्थल पर सर्वाधिक स्थायी, स्टेबल जो है, स्थायी का मतलब जो लंबे टाइम चलेगा। अगर मान लो 2 4 5 10 शेर मर भी जाएं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म में प्रभाव पड़ सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं पड़ेगा, स्थायी परमानेंट है, तो वन हो गया। देखिए महासागर, जैसे महासागर हो गया, सोचिए आप महासागर जो है जलीय जीव उसके अंदर है, जमीन कोई नीचे जमीन भी होगी, साथ में पानी भी है, हवा भी है, चारों चीजें महासागर। पूरे वर्ल्ड का सबसे स्थायी पूछे आपसे तो ये केवल स्थल का है, पूरे वर्ल्ड का सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है, वो महासागर। लिखिएगा, पूछूं आपसे सर्वाधिक स्थायी, सर्वाधिक स्थायी और सबसे बड़ा प्लस सबसे बड़ा, वो कौन है, महासागर, ओशियन हो गया। सवाल पूछे आपसे सर्वाधिक स्थायी और सबसे बड़ा, वो कौन सा हो गया, महासागर हो गया, ओशियन हो गया। सर्वाधिक स्थायी सबसे बड़ा महासागर हो गया, तो वन है, महासागर है, ये सारे किसके एग्जांपल है, प्राकृतिक के एग्जांपल है। कृत्रिम क्या है रसगुल्ला, आप सोचो दोस्तों, आपका घर है, आपके घर के बाहर आपने बगीचा बनाया है, आपने खुद ने बनाया बगीचा। कोई राष्ट्रीय उद्यान तो क्या होता, वो तो आपके नेचुरल होता, आपके घर आपने बगीचा बनाया, आप मछलियों के लिए एक्वेरियम लेकर आया, भाई लेकर आया, आपने मछली डाली उसमें, आपने खुद ने बनाया, वो एक कांच का बर्तन लिया, उसमें एक्वेरियम बनाया आपने, वो खुद ने बनाया। तो लिखिएगा, लिखना प्रयोगशाला, खेत, खेत हम खुद बनाते हैं, फील्ड खेत हो गया ना। लिखिए इसके अलावा बगीचा, गार्डन हो गया, पार्क नहीं गार्डन, गार्डन हो गया, खेत, बगीचा, प्रयोगशाला, एक्वेरियम, ये सारे सवाल पूछता है बेटा एग्जाम में, मछली वाला एक्वेरियम जो है। तो ये हमारा इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब हम पढ़ते हैं किसकी ओर, पिरामिड की ओर पढ़ते हैं। पिरामिड की आकृति जानते हो आप लोग, ये पिरामिड है और ये भी पिरामिड है। अब पूछूं आपसे सीधा कौन सा है, ये सीधा है और ये उल्टा है, यस या नो? ये सीधा पिरामिड होता है, ये उल्टा पिरामिड होता है। अब 3 कंडीशन पढ़ाऊंगा आपको, इनमें पिरामिड कैसा बनता है समझना मेरे साथ में, समझ जाओगे पक्का याद रखेगा एग्जाम में। एग्जाम में खूब पूछता है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हम समझते नहीं है, हम रट्टा मारते हैं, पेपर में रट्टा मारने वाला काम नहीं चल पाएगा, भूल जाओगे। देखना मैं 3 पढ़ाऊंगा आपको। पहला देखिए ऊर्जा का, ऊर्जा का कहीं पर भी हो, मैंने कहा ऊर्जा का एक नियम है कि अगले वाले में जाएगी केवल 10% ही जाने वाली है। अरे यस या नो? देखो देखना, सबसे नीचे कौन था, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक था। उसके ऊपर कौन आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। उसके ऊपर कौन आएगा, द्वितीय उपभोक्ता। उसके ऊपर कौन आएगा, जो भी आए मान लो, तृतीय और मान लो, वैसे जो भी आए, ठीक है, आगे चलता रहेगा जो भी आएगा। देखिएगा मैंने कहा आपसे अगर इसके पास में कितनी है, 100 जूल है, तो आगे कितनी होगी भाई, 10% जाएगी, 10 जूल होगी केवल। आगे कितनी होगी, कैलोरी लिख लो ना, कैलोरी लिख लो। इसके पास कितनी होगी, केवल 1 कैलोरी होगी।
इसके पास में 0.1 कैलोरी होगी। यस है नो? तो ऊपर जा रहा हूं तो घट रही है ना, ऊपर जा रहा हूं घट रही है, ये हर जगह लागू होगा, चाहे महासागर हो, चाहे लैंड हो, चाहे आपका क्या हो, चाहे आपके वाटर हो, कहीं पर भी हो, ऊर्जा का हमेशा पिरामिड जो है वो ऐसे ही बनने वाला है, हर किसी में यही नियम लागू होने वाला है, ठीक है? तो मैंने कहा कि नीचे सबसे बड़ा होगा, यस है नो? सबसे बड़ा नीचे होगा, ऊपर जाऊंगा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो गया, ऊपर गया और छोटा हो गया, ऊपर गया और छोटा हो गया, मतलब ये जो पिरामिड जो है वो ऐसे बनने वाला है। कैसा पिरामिड? सीधा पिरामिड है, दिखना सदैव सीधा, ऑलवेज, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, ऑलवेज आपके ऐसे बनेगा, हमेशा ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा। समझना है मेरी बात को, ठीक है? ये ऊर्जा वाला हो गया, यस है नो? अब देखिए ये ऊर्जा का हो गया, अब देखना सेकंड लिखिएगा, स्थल पर लिखना, स्थल पर संख्या का पिरामिड, संख्या वाला पिरामिड देखते हैं, देखना सोचना, अरे वही वापस देखो, उत्पादक हो गया, उत्पादक मतलब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है? उत्पादक मतलब पेड़ हो गया, ठीक है? उत्पादक मतलब क्या हो गया? पेड़ हो गया, उत्पादक मतलब पेड़ हो गया, पेड़ को कौन खाएगा? हिरण खाएगा, हिरण कौन खाएगा? शेर खाएगा, यस या नो? ऐसे होगा ना, उत्पादक पेड़ हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया आपका। अब देखिए अगर आपसे पूछूं ऊपर गिद्ध हो गया, मान लो गिद्ध हो गया ऊपर, भाई गिद्ध है ना, मरे वो खाएगा। अब आप सोच के बताना, अगर पेड़ की संख्या 10,000 है तो क्या इसके ऊपर 10,000 हिरण होंगे? क्या नहीं होंगे रसगुल्ला? हिरण कम होंगे थोड़े से, यस या नो? भाई पेड़ तो बहुत अधिक होगा, उसके ऊपर हिरण उससे कम होगा। मान लो हिरण कितने हैं? हिरण 1,000 है, मान लो, ठीक है? अब सो हिरण अगर 1,000 है तो शेर क्या 1,000 होंगे? नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे शेर, है ना? मान लो शेर कितने हैं? 100 शेर है। अगर सो शेर 100 है तो गिद्ध कितने होंगे? गिद्ध और भी कम होंगे, गिद्ध और भी कम है, 10 ही है। इसलिए आप चेक करना कि जो वल्चर जो है, जो गिद्ध है, उनकी संख्या बड़ी कम है, दिखता ही नहीं आज का गिद्ध। शेर उससे थोड़ा अधिक है, पर शेर भी कम है, हिरण उससे अधिक है। आप कहीं घूमने जाओगे राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, चेक करना, हिरण आपको आराम से दिख जाएगा, शेर भी दिख जाएगा, गिद्ध बहुत कम दिखेगा, गिद्ध दिखेगा ही नहीं आजकल आपको, पेड़ बहुत सारे दिख जाएंगे। तो दोस्तों यह पूछूं आपसे, देखना ये सर्वाधिक है, बड़ा हो गया, छोड़ कम है इससे, ये कम हो गया, इससे कम, इससे कम हो गया, इससे कम, इससे कम हो गया, ये भी कैसा बनेगा? ये भी सीधा बनेगा। अरे मेरी बात पल्ले पड़ रही, कौन नहीं पड़ रही आपकी? बताओ बेटा, सदैव सीधा, कहीं भी कंडीशन हो सीधा, स्थल में लैंड पर संख्या वाला सीधा बनेगा। अब आओ तालाब या फिर पानी के अंदर, चलो आगे देखते हैं, देखो पानी वाला, पानी या तालाब कुछ भी लिख लो, समुद्र, कुछ जो मर्जी आप वो लिखो ना, समुद्र लिख लो। इसमें दो पढ़ते हैं, देखो एक पढ़ेंगे जय भार का, मतलब कि वजन के हिसाब से, और एक पढ़ेंगे किसी संख्या के हिसाब से, ठीक है? एक वजन के हिसाब से, एक संख्या के हिसाब, दो पढ़ेंगे। देखो एग्जांपल लिख रहा हूं, समझ रहा, ठीक है? एग्जांपल पानी के अंदर एग्जांपल है भाई, वहां तो रसगुल्ला क्या था, वहां तो आपकी क्या था, वहां तो आपका मैंने लिखाया क्या, वहां तो शेरवे लिखा दी, यहाँ पर शेरवे नहीं है, यहाँ मछली होते हैं, छोटे जीव होते हैं, उनको मछली खाती, छोटी मछली होती है, फिर बड़ी मछलियां होती हैं, ऐसी होती है ना यहाँ पर, ठीक है? यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा ऐसे आपके, जैसे शैवाल हो गया, छोटे, बहुत छोटे जीव ना, ये बहुत छोटे जीव है ना, शैवाल थोड़ा बड़ा बनेगा तो शैवाल ही, एलगी हो गया, ठीक है? इसको खाने वाली मान लो छोटी मछली हो गई, इसको खाने वाली बड़ी मछली हो गई, और बड़ी मछली खाने वाली मान लो जैसे कि क्या हो गया, वेल हो गया, वेल मान लो सबसे बड़ी मछली हो, शार्क हो गया, ये मान लो आप, बहुत बड़ी मछली होगी। अब बताओ मुझे, सोच के बताना, मैं वजन मान रहा हूं, संख्या सबकी फिक्स है, मान लो शैवाल भी 10 है, ये संख्या है इनकी 10 है, ये संख्या है, हम एक बार संख्या फिक्स मान रहे हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। सोच के बताओ, सोचना तो क्या आप वैसे बताओगे। अब बताओ किसका कौन अधिक वजन का होगा? शैवाल अगर 10 है तो वजन क्या होगा? 10 ग्राम मान लो, ठीक है? अगर पूछूं आपसे, मछली की बात कर लिखना, छोटी मछली है 10 संख्या के अंदर है, मान लो 1 किलो की हो जाएंगी, ठीक है? बड़ी मछली है 10 ही है मछली, मान लो 10 किलो की हो जाएंगी। पर अगर रसगुल्ला, वेल या साग 10 मछलियां हैं तो भाई ये 100 किलो की होंगी। बताओ मुझे, वजन के हिसाब से पूछूं आपसे, देखना वजन के हिसाब देखना, इसका वजन सबसे अधिक होगा, ठीक है? इसका थोड़ा कम होगा इससे, इसका थोड़ा और कम होगा इससे, इसका थोड़ा और कम होगा। कैसा बनाइए? उल्टा बन गया, उल्टा बन गया। संख्या सबकी सेम है, हमने वजन चेक किया एक बार, अब संख्या चेक करेंगे, वजन सेम कर देंगे, संख्या चेक करेंगे, ठीक है? देखना वापस बनाओ, सारा खेल समझने का बेटा ना, कई लोग रटते हैं इनको, रटने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। शैवाल है, छोटी मछली है, बड़ी मछली है, शार्क। देखो मैंने कहा अब क्या करो, वजन सेम कर दो। मान लो सबका वजन कितना है? 100 किलो है, ये भी 100 किलो है, ये भी 100 किलो है, ये भी 100 किलो है, और ये भी 100 किलो, ठीक है? सबका वजन सेम हो गया, 100 किलो, 100 किलो, 100 किलो, 100 किलो। अब चेक कीजिए, अगर तो शार्क की बात करूं मैं, 100 किलो में केवल 10 ही आएंगी, 100 किलो में केवल 10 ही आ रही है, केवल 10 ही आएंगी। बड़ी मछली हो सकता है 100 किलो में कितनी आ जाए? 50 आ जाए। छोटी मछली ये हो सकता है ये 500 आ जाए 100 किलो के अंदर। शैवाल तो भाई साहब 100 किलो में लाइन लग जाएगी, मान लो 5000 आ गया। तो संख्या देखना, यहां संख्या सर्वाधिक, संख्या पूछूं आपसे, देखना यहां सर्वाधिक होगी, फिर इससे थोड़ा कम होगी, फिर इससे थोड़ा और कम होगी, इससे और कम होगी संख्या, तो कैसा हो गया? सीधा हो गया। अरे यार दिल भेद तो आप लोग काय दिल नहीं भेद रहे? ये कंटेंट जो पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब यकीन मानना, कंटेंट पढ़ाना ही अपने आप में एक जोखिम लेना है। बताओ समझ में आया? मजा आया नहीं आया? ये बताओ पहले तो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको इसमें? तो ये 4 पिरामिड पढ़ा है मैंने आपको, ऊर्जा वाला पढ़ा दिया, स्थल वाला पढ़ा दिया है, पानी वाला दोनों पढ़ा दिए, जय भार पढ़ा दिया, संख्या पढ़ा दी, दोनों पढ़ा दी।
अब अगर रटना हो तो रट लेना, कौन सीधा कौन उल्टा तो रट लेना। तरीका मैंने याद करने का बता दिया भाई, दिमाग में अगर पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ना है, बड़ा मजा आएगा ऐसे पढ़ोगे तो। लॉजिकल सारी चीजें, ऐसा नहीं कि मैंने कोई अपवाद पढ़ाई हूँ आपको, कोई अपवाद नहीं है, सारा लॉजिकल चीज है। बस थोड़ा आपको अपने कंटेंट को अपने दिमाग में सिस्टम से बैठाना पड़ेगा। मैंने भी आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, यस या नो? सारे समझाए आपको, पढ़ाया नहीं समझाया मैंने आपको। और आपको महसूस हुआ होगा कि भाई मैं 1 आध 2% तो बोलूंगा नहीं, पर आपने महसूस किया होगा कि यार मैंने जो पढ़ाया आपको वो लॉजिकल पढ़ाया, ऐसा नहीं कि बस मेरी मर्जी थी इसलिए मैंने पढ़ा दिया आपको, ऐसा नहीं था। जहां मुझे लगा कि ये बताना चाहिए बताया, एग्जाम्पल यूज किया वहां पर। सारा खेल एग्जाम्पल का होता है स्टडी के अंदर, वही सारा खेल आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कुछ भी मान लीजिए आपकी मर्जी, तो मैंने अपने हिसाब से माना है सरल करने की, आपकी मर्जी हो वो मानो यार। आंसर पिरामिड ऐसे ही बनेगा। आगे बढ़ जाए, चलो देखो ये हमारा हो गया, पिरामिड हो गया। तो हमने ऊर्जा पढ़ा, पिरामिड पढ़ लिया, इकोसिस्टम क्या होता है वो पढ़ लिया हमने। इसके बाद जो है हमने, अब आपको मैं जो पढ़ाने वाला हूं लिखना वो है, एक तो हमें ग्लोबल वार्मिंग पढ़नी है, ठीक है। टाइम लगेगा अभी मेरे को ना, आपको कोई दिक्कत ना हो तो बताओ मुझे, टाइम लगेगा अभी, अभी टाइम लगेगा, टाइम लगने वाला है रसूल्ला अभी तो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पानी लिख लीजिए। अब देखिए